दुनिया की सबसे कमाल और महंगी टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप इंसान को वो सब कुछ दिखाती है जो इंसान की आंख उसको नहीं दिखा सकती। हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। And liftoff. Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. स्पेस के अंदर मौजूद बहुत सारी ऐसी रोशनियां हैं जिन रोशनियों को देखने के लिए इंसान की आंख नहीं बनी। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे रंग मौजूद हैं जिन रंगों को इंसान की आंख जो है वो नहीं देख सकती। लेकिन दुनिया के अंदर ज़मीन पे कुछ ऐसी सांपों की स्पीशीज़ मौजूद हैं जो उन रंगों को देख सकती हैं। यूनिवर्स के अंदर मौजूद उन राजों को सांपों की कुछ स्पीशीज़ हैं जिनको अपनी आंख से वो देख सकते हैं। लेकिन इंसान सांपों से बात नहीं कर सकता, तो वो सांप इंसानों को क्या बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बुनियादी साइंस के कंसेप्ट की जिनकी बेस पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बनाई गई है। हम स्टार्ट करेंगे एकदम ज़ीरो से और साइंस के उन बुनियादी कंसेप्ट की बात करेंगे जिनकी बुनियाद पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाई गई, ताकि एक आम इंसान को भी समझ आ सके कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पीछे की साइंस क्या है। यूनिवर्स के अंदर ये देखने और दिखाने का जो सारा सिस्टम है वो बेस करता है लाइट के ऊपर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के इंसान की आंखों में आती है तो इंसान उस चीज को देख सकता है। इंसान अपने इर्द गिर्द के अंदर जितनी भी चीजों को देख रहा है वो चीजें देख रहा है लाइट की बदौलत, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उन ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकरा के इंसान की आंख तक पहुंचती है तो इंसान को वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन इंसान की आंख की जो देखने की लिमिट है वो बहुत ही कम है। इंसान इस जमीन के ऊपर मौजूद इन चीजों को देख तो सकता है, लेकिन जो दूर दराज ऑब्जेक्ट हैं उनको इंसान नहीं देख सकता। और स्पेस से आने वाली जो रोशनी है उस रोशनी को भी इंसान की आंख नहीं देख सकती। यूनिवर्स से आने वाली लाइट को देखने के लिए और उस रोशनी की मदद से यूनिवर्स में मौजूद राजों से पर्दाफाश करने के लिए इंसान ने टेलीस्कोप बनाई। टेलीस्कोप के अंदर एक खास मिरर लगा होता है। वो जो मिरर होता है वो यूनिवर्स से जमीन तक आने वाली जो लाइट होती है उस लाइट का अच्छा खासा हिस्सा जो है उसको कैप्चर करता है और हमें स्पेस के अंदर मौजूद वो चीजें भी दिखा सकता है जिनको आम आंख नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ पे टेलीस्कोप को भी कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप जो है वो भी जमीन पे आने वाली लाइट को सही तरीके से नहीं देख सकती। उन डिफिकल्टीज में से एक एयर और दूसरा जो है वो लाइट पोल्यूशन है। एयर और लाइट पोल्यूशन को समझने की एक सादा सी मिसाल है कि अगर हम एक शहरी इलाके के अंदर रहते हैं और रात को आसमान देखने के लिए अपनी आंखें आसमान की तरफ दौड़ाते हैं तो आसमान के अंदर मौजूद जो सितारे हैं वो हमें वाज़िया नजर नहीं आते। इसकी निस्बत अगर हम किसी गांव में चले जाते हैं तो गांव के अंदर जो फिजा होती है वो तकरीबन शहर की निस्बत साफ सुथरी होती है। तो गांव के अंदर रात के वक्त अगर आप आसमान का नज़ारा करते हैं तो आसमान के अंदर जो सितारे हैं वो आपको शहर की निस्बत वाज़िया नजर आते हैं। स्पेस से आने वाली रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले जमीन के एटमॉस्फेयर में से गुजरती है, और जमीन के इर्द गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर का जो गिलाफ है इस गिलाफ के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर्स के साथ साथ बहुत सारे गैसेस के नन्हे नन्हे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जमीन के इर्द गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर का जो गिलाफ मौजूद है ये गिलाफ स्पेस से आने वाली लाइट को जमीन पे ब्लॉक कर देता है। इस एटमॉस्फेयर के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं जमीन में रहने वाले इंसानों के लिए, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का जो गिलाफ है ये गिलाफ सूरज से आने वाली जो खतरनाक रेडिएशन है जिनमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको भी ये ब्लॉक कर देता है, जो रेडिएशन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इस एटमॉस्फेरिक गिलाफ के बहुत सारे इंसान के लिए फायदे भी हैं, लेकिन इस गिलाफ की वजह से स्पेस में मौजूद ऐसी रोशनियां हैं जिन रोशनियों को इंसान नहीं देख सकता। लाइट का एटमॉस्फेयर में से गुजर के जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है एटमॉस्फेरिक गिलाफ की वजह से, जिसकी वजह से टेलीस्कोप का मिरर जो है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और जो स्पेस का इमेज है वो क्लियर नहीं बनता।
इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने यह सोचा क्यों ना हम टेलीस्कोप को ही स्पेस में भेज दें। तो नासा ने पहली अपनी जो टेलीस्कोप स्पेस के अंदर भेजी है उस टेलीस्कोप का नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके स्पेस में मौजूद यूनिवर्स में मौजूद बहुत सारे राजों से पर्दाफाश किया है। जब उस टेलीस्कोप ने पिक्चर्स लेके जमीन तक भेजी तो इंसान की जो हैरत है वो दंग रह गई। उन पिक्चर्स को वाकई ही इंसान जमीन पे मौजूद अपनी आंख से कभी भी ना देख सकता। दूसरी जो टेलीस्कोप नासा ने स्पेस के अंदर भेजी उस टेलीस्कोप का नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए एक ये भी माना जाता है कि टेलीस्कोप जो है ये एक टाइम मशीन है। टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो हमें माजी के अंदर लेके जा सकती है। टेलीस्कोप एक टाइम मशीन की तरह काम करती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें लाइट को मजीद समझना पड़ेगा। लाइट एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद चीजें हैं उनसे लाइट जब टकरा के हमारी आंख में आती है तो तब लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स के अंदर जो चीजें हैं जो बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं। सूरज का हमारी जमीन से जो फासला बनता है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज से जमीन तक जो लाइट पहुंचती है उसको तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस को स्टडी करने के लिए लाइट को लाइट ईयर में मेजर करते हैं। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर हम कहते हैं कि ये वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। जैसे सूरज से रोशनी जमीन तक आते हुए 8 मिनट लेती है और इस 8 मिनट के अंदर जो रोशनी है वो 15 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करती है। ऐसे ही यूनिवर्स के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पे मौजूद होते हैं। तो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक लाइट को पहुंचते हुए काफी टाइम लग जाता है। इसलिए हम यूनिवर्स के अंदर लाइट को मेजर किया जाता है लाइट ईयर के अंदर। तो अगर हम लाइट ईयर में बात करें तो सन का जमीन से जो फासला बनता है वो 8 मिनट का फासला बनता है। जमीन के करीब एक और प्लैनेट है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी और इसका जो फासला लाइट ईयर में जमीन से बनता है वो तकरीबन 4.2 लाइट ईयर बनता है। हमारी जो जमीन है ये जिस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है उस गैलेक्सी को अगर हम नापें लाइट ईयर के अंदर तो तकरीबन उसकी जो लेंथ है वो 10 लाख लाइट ईयर की बनती है। ऐसे ही यूनिवर्स के अंदर मौजूद अरबों ऐसी गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज के दरमियान जो फासला है वो भी कई लाख किलोमीटर का बनता है। तो हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप की वर्किंग को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये मुख्तलिफ लाइट्स का एक झुंड कहलाता है और इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो इंसान है वो एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको देख सकता है जिसे हम विजिबल रीजन का नाम देते हैं। अगर हम इस विजिबल रीजन की बात करते हैं तो ये विजिबल रीजन में मौजूद सबसे कम वेवलेंथ रखने वाला जो कलर है वो ब्लू कलर है जिसकी वेवलेंथ 450 नैनोमीटर होती है। और जैसे ही अगर हम बढ़ते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते एंड पे हमें जो कलर मिलता है वो रेड कलर मिलता है और जिसकी वेवलेंथ जो है वो तकरीबन 650 नैनोमीटर है। तो इंसान जो है ये 650 नैनोमीटर से लेके 450 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ जो है इनको देख सकता है। इनसे बड़ी और इनसे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट्स होती हैं उनको इंसान नहीं देख सकता। लाइट को अगर विजुअलाइज किया जाए तो लाइट एक वेव है और वेव के अंदर दो चीजें होती हैं। एक वेव का वो हिस्सा होता है जिसे हम चढ़ाव का नाम देते हैं और दूसरा वेव का वो हिस्सा होता है जिसे हम उतार का नाम देते हैं। साइंटिफिक जबान के अंदर जो वेव का वो हिस्सा जिसे हम चढ़ाव का नाम देते हैं उसे क्रस्ट बोला जाता है। ऐसे ही जो वेव का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम उतार कहते हैं साइंटिफिक जबान के अंदर उसे हम ट्रफ बोलते हैं। ऐसे ही अगर दो अगल बगल चढ़ाव या उतार के दरमियान या क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। और हम जिन लाइट्स को देख रहे होते हैं ये लाइट्स डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं। हर रोशनी का अपना एक वेवलेंथ होता है जिसकी वजह से हमें यूनिवर्स और दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ तरह के कलर नजर आते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम रेड से लेके ब्लू तक तमाम लाइट्स अपनी अपनी वेवलेंथ को वो रखते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि जो यूनिवर्स है वो एक सिंगुलरिटी एक छोटे से पार्टिकल से स्टार्ट हुई और स्टिल जो यूनिवर्स है ये ऐसा ऐसा फैलती जा रही है। और ये जो यूनिवर्स फैलती जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स के अंदर मौजूद जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं।
जैसे जैसे प्लैनेट्स और स्टार हमसे दूर जाएंगे तो प्लैनेट्स और स्टार से आने वाली जो रोशनी है वो जमीन तक पहुंचते हुए ऐसे ही खींची चली जाती है। जैसे एक रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उसमें खिंचाव पैदा होता है, उसकी लंबाई में इजाफा होता है। ऐसे ही दूर दराज प्लैनेट से जो रोशनी जमीन तक आती है तो उसकी वेवलेंथ में इजाफा होता जाता है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो जब रेड कलर से बढ़ जाती है तो वो इंफ्रा रेड वाले रीजन में आ जाती है, और इंफ्रा रेड रेडिएशंस को इंसान अपनी आम आंख से नहीं देख सकता। इंफ्रा रेड रेडिएशंस की मदद से यूनिवर्स के अंदर मौजूद बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको इंसान अपनी आंख से देख सकता है, और ये इंफ्रारेड रेडिएशन ही असल में साइंस का वो बुनियादी कंसेप्ट है जिसको इस्तेमाल करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बनाई गई है। इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशंस को इस्तेमाल करके इंसान जो है वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के ऊपर लगे जो सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती हैं, और इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशंस को इस्तेमाल किए जाते हैं सिक्योरिटी गूगल्स के अंदर जो आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं इनको विजुअलाइज अगर हम देखें तो असल में इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली हीट सेंस की शक्ल में विजुअलाइज होती हैं। हमने बात की थी कि सांपों की कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो यूनिवर्स से आने वाली लाइट्स को देख सकती हैं जिनको आम आंख नहीं देख सकती। असल में सांप जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को देखते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस की ही मदद से वो अपना शिकार करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में इंफ्रारेड रेडिएशंस ही इंटर होती हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस से स्पेस और यूनिवर्स को विजुअलाइज किया जाता है। अब इंसान की जो आंख है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस का इमेज जो है उसको विजुअलाइज नहीं कर सकती, तो लिहाजा इस इंफ्रारेड रेडिएशंस का बना हुआ जो इमेज है इसको कन्वर्ट किया जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बना के इंसान ने यूनिवर्स की खूबसूरती को देखा, और ना सिर्फ यूनिवर्स की खूबसूरती को इंसान देख रहा है और बल्कि यूनिवर्स के अंदर मौजूद बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनसे इंसान पर्दा उठा सकता है।